नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपनी YouTube चैनल गुरुकुल 24 में। और आज हम पढ़ेंगे मराठा आरक्षण के बारे में। डिसीजन आया है सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें मराठा आरक्षण के माध्यम से जो रिजर्वेशन स्टेट गवर्नमेंट ने दिया था उसको यहाँ पर असंवैधानिक कोर्ट ने बताया है। वीडियो में आगे बढ़ने के पहले आप हमारी करंट अफेयर से रिलेटेड जो वीडियोस लगातार आपको मिल रहे हैं उन वीडियो को जरूर देखें और पूरा देखें। आपको बहुत सारे ऐसे महत्वपूर्ण फैक्ट और कॉन्सेप्ट मिलेंगे जो कि आपने कहीं पर नहीं पढ़े होंगे। तो एक पढ़ने का सही तरीका क्या होगा उसको हम पढ़ सकते हैं, उसको कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। आज हम पढ़ते हैं मराठा आरक्षण के बारे में। तो चर्चा में क्यों रहा है, क्योंकि अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया है जिसमें जो स्टेट गवर्नमेंट ने शिक्षा के क्षेत्र में 12% और नौकरी के क्षेत्र में 13% ये रिजर्वेशन दिया था। कहां पर? महाराष्ट्र सरकार ने। किनको? मराठों को। उसको सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया ये असंवैधानिक है, संविधान के खिलाफ है, यानी कि संविधान सम्मत नहीं है। क्यों ऐसा बोला? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है 1992 में इंदिरा साहनी के केस के मामले में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह वर्डिक्ट दिया था 50% से अधिक आरक्षण असंवैधानिक होगा। ठीक है, कुछ विशेष परिस्थितियां हैं जिन पे सुप्रीम कोर्ट भी कंसीडर करता है, लेकिन सामान्यतः 50% से अधिक कहीं पर भी रिजर्वेशन अलाउड नहीं है। इसका दूसरा पक्ष देख लेते हैं कि इसकी शुरुआत कहां से हुई है। तो राज्य में यानी महाराष्ट्र में कुल मराठों की जो आबादी है लगभग 33% मराठों की आबादी है। और ये कहा जाता है कि जो मराठे हैं वो अत्यंत पिछड़े हैं, सामाजिक रूप से भी, आर्थिक रूप से भी और शैक्षणिक रूप से भी। तो इन तीनों परिस्थितियों में ये जो वर्ग पिछड़ा हुआ है इसको अपलिफ्ट करने के लिए मूवमेंट शुरू होता है मराठी क्रांति मोर्चा के माध्यम से 1980 में। और यहां पर ये मांग करते हैं कि मराठों को विशेष रूप से आरक्षण दिया जाए ओबीसी कैटेगरी के अंतर्गत। और यहां पर जब ये आंदोलन बढ़ते बढ़ते कई सालों से कई मुख्यमंत्री हुए, कई बार ये आंदोलन बड़े व्यापक रूप में पहुंचा, तो 2018 में महाराष्ट्र सरकार ने सामाजिक और शैक्षणिक यानी सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के तहत इनको 16% का रिजर्वेशन दे दिया। लेकिन जैसे ही ये यहाँ पर आरक्षण बढ़ा तो ये जो 16% का आरक्षण है ये बढ़कर के टोटल कितना हो गया? 68% रिजर्वेशन हो गया, जो कि 50% की जो लिमिट है उस लिमिट को ये क्रॉस कर गया। तो ये मामला क्या हो गया? कानूनी रूप से विवादों में चला गया। तो इसके अगेंस्ट में लोगों ने बॉम्बे हाईकोर्ट में जब ये मामला पहुंचा, कुछ स्टूडेंट का ग्रुप था जो मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम को क्वालिफाई करके एडमिशन लेना चाहते थे। चूंकि एजुकेशन में 16% रिजर्वेशन कर दिया गया तो उनको एडमिशन नहीं मिला और उससे वजह से वो क्या गए? कोर्ट चले गए। कोर्ट जाने के बाद कोर्ट ने क्या किया, यहाँ पे जो इंदिरा साहनी का जो केस है इसके अनुपालन में इन्होंने ये डाला कि भाई इसके अनुसार 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। तो इन स्टूडेंट की मांग पर ये आरक्षण का जो केस है ये बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई के लिए रजिस्टर्ड हो जाता है। फिर बॉम्बे हाईकोर्ट क्या करता है, तो महाराष्ट्र स्टेट की एक बैकवर्ड कमीशन को लेकर के एक रिपोर्ट मांगी गई। हाईकोर्ट ने रिपोर्ट मांगी कि आप बताइए कि क्या एक्चुअल स्थिति है। तो उस स्थिति के आधार का मूल्यांकन करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने यह जजमेंट दिया कि हाँ, हम इनको एजुकेशन में 12% दे सकते हैं और नौकरी में 13% रिजर्वेशन दे सकते हैं। गवर्नमेंट ने किया था 16%, लेकिन हाईकोर्ट ने कह दिया 12 और 13% का रिजर्वेशन। लेकिन इस हाईकोर्ट के निर्णय को भी ये जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं इन्होंने नहीं माना और ये इसके अगेंस्ट में पहुंच गए। कहां पर? सुप्रीम कोर्ट पे। सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने केस दर्ज किया। क्या किसका वायलेशन बताया कि ये जो 50% की लिमिट है इसका वायलेशन है, इसके अगेंस्ट में इन्होंने यहां पर याचिका लगा दी। और जब ये सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा, जब ये आरक्षण का मामला आगे बढ़ा था, तो जो स्टेट गवर्नमेंट है उसने ये कोट किया था कि गायत्री बनाम तमिलनाडु राज्य का एक केस था। क्योंकि तमिलनाडु में रिजर्वेशन कितना है? 69% रिजर्वेशन है स्टेट में। ठीक है, यानी ये कितना है? 50% से अधिक है। तो ये जो 50% से अधिक है, इस मामले को उन्होंने कोट किया कि जब तमिलनाडु में ऐसा हो सकता है तो महाराष्ट्र में क्यों नहीं हो सकता, यहां पर भी हो सकता है। जब ये स्थिति देखी तो भारत के दूसरे राज्यों में भी ऐसे ही आरक्षण के कुछ विशेष प्रावधान है। जैसे हरियाणा में 70% आरक्षण है, तमिलनाडु में 69% आरक्षण है, झारखंड में 60% आरक्षण है, राजस्थान में 50% आरक्षण है। कुछ अपवाद स्वरूप राज्य ऐसे हैं जिसमें 50% से ज्यादा का रिजर्वेशन है, 50% से ज्यादा का रिजर्वेशन है। अब यहां पर यह विवाद बनता है। फिर यहां पर इस प्रकार से राज्यों में जो आरक्षण की स्थिति है 50% से होने के बावजूद भी
गुजरात में पटेलों का था, हार्दिक पटेल आपने सुना था। हरियाणा में जाटों का आंदोलन था, राजस्थान में गुर्जर का आंदोलन था और महाराष्ट्र में मराठों का आंदोलन। ये सभी उस 50 के ऊपर अपना सेपरेट रिजर्वेशन डिमांड कर रहे थे। ठीक, अब इन सब पक्षों को जानने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि इसके लिए इन्होंने एक 5 सदस्यीय यानी एक संविधान पीठ बना दी। संविधान पीठ कैसी होती है? 5 जज होंगे, वो 5 जज एक साथ बैठेंगे और किसी एक विषय पे निर्णय लेंगे। इससे ये नहीं होगा कि कोई एक जज इन्फ्लुएंस था। तो ये जो इंदिरा साहनी वाला मामला था जो 1992 में आया था, इसमें 11 जजों की बेंच ने यह डिसीजन दिया था कि किसी भी स्थिति में 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। तो इसी वजह से ये जो 11 जजों की बेंच वाला मामला है, ये पूरे देश के लिए एक माइलस्टोन बन जाता है और इसके अगेंस्ट जाना बहुत आसान नहीं है, कुछ विशेष परिस्थितियों को यदि छोड़ दिया जाए तो। ठीक है, तो यहाँ पर 5 सदस्यों की पीठ ने ये रिजर्वेशन के लिए 50% की सीमा को बोला कि इसी को रहने दिया जाएगा, इससे ज्यादा रिजर्वेशन महाराष्ट्र में मराठों को नहीं दिया जाना चाहिए अलग से। ठीक, अब इस विशेष परिस्थितियों के बारे में जब बात होती गई कि कोट किया गया कि भाई तमिलनाडु में तो ऐसा है, हरियाणा में तो ऐसा है, आप हमको क्यों नहीं देते हो? ठीक है, तो जब यहाँ पर ये बात आई तो उन्होंने बोला विशेष परिस्थितियों के बगैर, यानी कि यहाँ पर स्पेशल कंडीशन। तो कौन सी स्पेशल कंडीशन होंगी? यदि वहां की जो स्टेट बैकवर्ड कमीशन है महाराष्ट्र का, या फिर वो जो कम्युनिटी है जिसके बारे में आरक्षण की बात करी जा रही है, वो वास्तविक रूप से पिछड़ी है या वास्तविक रूप से उतनी प्रभावित है, उसका बिना सही तरीके से मूल्यांकन किए बिना, ऐसी विशेष परिस्थितियों के बिना उस आरक्षण की लिमिट को पार करनी नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट कहता है यदि ऐसा किया गया तो क्या होगा? तो कहते हैं कि यदि ऐसा किया तो हम आर्टिकल 14 जो हमारे देश में समानता का अधिकार देता है सभी नागरिकों को, उसका वायलेशन हो जाएगा, उसका उल्लंघन हो जाएगा। दूसरा कि यदि आपने उचित कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया, इसका भी उल्लंघन होगा। तो उचित कानूनी प्रक्रिया यानी कौन सी प्रक्रिया हुई? जो विशेष परिस्थिति में 50% से अधिक आरक्षण दिया जा सकता है, जैसे कुछ अपवाद स्वरूप राज्यों को दिया गया है, यदि आप वैसी कानूनी प्रक्रिया को पालन करके आएंगे तो ये संभव है। लेकिन यदि आपने उसका उल्लंघन किया है तो ये संभव नहीं है कि आपको आरक्षण दिया जाए। तो इसके बाद ये स्थिति बनी कि 102वां संशोधन जो था संविधान का 2018 में आया था, इसमें यह कोट किया गया था कि जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है उसका गठन किया जाएगा 338B के तहत में। इसकी भी एक इंपॉर्टेंस इस केस में आती है क्योंकि जब तक राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग यानी मराठा आरक्षण को लेके अपनी रिपोर्ट नहीं देता कि उनकी क्या एक्चुअल सिचुएशन है, तब तक इसको इस केस में कंसीडर नहीं किया जा सकता। ठीक है, अब एक और बात आती है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में कि आर्टिकल 322A, ठीक है, इसमें ये राष्ट्रपति के पास एक विशेषाधिकार होता है कि वो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोगों को अलग से लिस्ट आउट कर सकता है, शेड्यूल कर सकता है, अधिसूचित कर सकता है, उसके आधार पर लोगों को आरक्षण दिया जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल बात करें तो हमने सवर्णों के लिए आरक्षण देखा था, अभी हाल ही में कुछ समय पहले सरकार ने एक कानून बनाया कि सवर्णों को 10% आरक्षण दिया जाएगा। ये सवर्ण 50% होने के बावजूद मिला है सिर्फ और सिर्फ इस आर्टिकल 342A के तहत। तो उनका कहना है इस निर्णय में भी कि चूंकि राष्ट्रपति के माध्यम से भी ऐसा कोई आया नहीं है कि इस वर्ग को ऐसा दिया जाना चाहिए, इसलिए यह मामला नहीं कंसीडर किया जा सकता। ठीक है, हम देखते हैं कि इसका आखिर सॉल्यूशन क्या है। तो व्यवहारिक स्थिति देखते हैं कि जितनी भी कम्युनिटीज हैं जिनकी सबसे पहला तो काम हो कि उनकी वास्तविक स्थिति का आकलन किया जाए। सिर्फ ये पॉलिटिकल वोट बैंक के पर्पज से इसको नहीं मान लेना चाहिए या कुछ वर्गों की डिमांड की वजह से, प्रभाव की वजह से नहीं मान लेना चाहिए। इसका एक प्रॉपर मूल्यांकन किया जाना बहुत जरूरी है। फिर इसका क्षेत्रीय आधार पर देखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि यदि आज कोई कम्युनिटी मध्य प्रदेश में रहती है या कोई कम्युनिटी महाराष्ट्र में रहती है तो उसको नेशन वाइड उस चीज का रिजर्वेशन दिया जाए, नहीं। इसकी उसकी स्थितियां देखें कि कहां पर किसको कैसी आवश्यकता है, उसका आधार पे योजना जितनी चल रही है उनका क्रियान्वयन किया जाए और कानूनी और यानी कानूनी तरीके से, और उनको न्याय संगत, ऐसा भी ना हो कि दूसरों के साथ आप अन्याय करें, उसका ऐसा जजमेंट निकालें, ऐसा समाधान निकालें। और इस तरीके से जो जातिगत आरक्षण है इससे इतर हम सामाजिक और आर्थिक पक्षों पर ज्यादा जोर देना चाहिए। जैसा कि हमने अभी देखा कि राष्ट्रपति के द्वारा सवर्णों के लिए EWS कैटेगरी निकाल करके उसमें विशेष रूप से 10% आरक्षण दिया गया। तो ये आरक्षण का रास्ता यदि इस माध्यम से जाएगा तो समाधान उसका सही होगा, व्यवहारिक होगा, सर्वमान्य होगा। इस पक्ष में आपकी क्या राय है, आप क्या मानते हैं, मुझे कमेंट करके जरूर बताइए।
आज का टॉपिक हमारा यहीं तक है और मुझे उम्मीद है कि आपको ये विषय पसंद आया होगा। ये वीडियो लेक्चर पसंद आया तो इसको शेयर जरूर करिए और लोगों तक पहुंचाइए। हमें बड़ी खुशी मिलती है जब हमारे कंटेंट को आप लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। तो थैंक यू। जय हिंद।